बता देना, ठीक है। चलिए, तो हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था बेटा, राइट। उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर ली थी, डिमांड क्या होता है, राइट, और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है इसके बारे में। आज हम इसका आगे का सिचुएशन पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक छोड़ा था, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इनकम। मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्सपेंडिचर का जो एक सिचुएशन रहता है, एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन रहता है बेटा किसके साथ, दैट इज इनकम के साथ। तो डेफिनेटली हमारा एग्रीगेट डिमांड का भी सिचुएशन किसके साथ रहेगा बेटा, दैट इज इनकम के साथ। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इनकम, यानी कि इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या बिहेवियर रहेगा, उन सब चीजों को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनना बेटा सारे। देखो, पहले तो इसको मिटा देता हूँ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो मेरे साथ साथ हेडिंग लिखिए बेटा फटाफट से। हेडिंग लिखो, बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड ठीक है। हम पढ़ेंगे बेटा बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसको समझेंगे एडी शेड्यूल के थ्रू, एडी शेड्यूल के थ्रू, ठीक है। अब शेड्यूल क्या होता है बेटा, एक तरह से टेबल होता है जो इस चीज को डिफाइन करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट की सिचुएशन को हम ध्यान से सुनेंगे। तो आप इसके बारे में लिखिए फटाफट से, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड मीन्स, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। हाउ एग्रीगेट डिमांड रेस्पॉन्ड, हाउ एग्रीगेट डिमांड रेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई। और वाई के बारे में लास्ट क्लास हमने क्या बोला था, इनकम, ठीक है। तो सर बिहेवियर ऑफ एडी इज नथिंग, सर यहाँ पर हम बेसिकली चेक करते हैं कि कैसे एग्रीगेट डिमांड रिस्पॉन्ड करता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड किस तरह से बिहेव करेगा, उसी को बोलते हैं बेटा बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसको बेटा हम एक्सप्रेस करेंगे, इट वुड बी एक्सप्रेस with the help of aggregate demand schedule, and schedule is nothing बेटा this table, यानी कि एक टेबल के थ्रू हम इसको समझेंगे बेटा कि किस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड इनकम के साथ रिलेट करता है, बिहेव करता है, राइट। इस सिचुएशन को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा टेबल बनाऊंगा, राइट। अब सुनिएगा, टेबल बनाने से पहले मैं आपको छोटा सा सिनेरियो समझाना चाहूंगा बेटा। एक पॉइंट है, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सर हमारे इनकम भले जीरो हो जाए, हमारी इनकम भले जीरो हो जाए, बट हमारे खर्चे कुछ ना कुछ तो होंगे, हमारे खर्चे कुछ ना कुछ तो होंगे, ये आपने पढ़ा था। बट फिर मान लीजिए उसके बाद इनकम बढ़ती है, बेटा इनकम बढ़ेगी, राइट। तो स्टार्टिंग में जो आपके खर्चे होंगे ना वो भी बढ़ेंगे, बट वो इनकम से ना ज्यादा होंगे। बिल्कुल ध्यान सुनना, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में इनकम जीरो है, तो एग्रीगेट डिमांड मान लीजिए हमारी 30 है, ठीक है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टेबल नहीं समझा रहा बेटा अभी, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि सिचुएशन क्या है। मान लो फिर इनकम बढ़ेगी, हाँ जी, तो ऑब्वियस सी बात है सर डिमांड भी बढ़ेगी, हाँ डिमांड बढ़ेगी, बट यहाँ पर सिचुएशन ये रहेगी बेटा, एग्रीगेट डिमांड हमारा इनकम से ज्यादा होगा। रीजन बताओ तो मैं इसका रीजन सुनिएगा। रीजन ये हो सकता है बेटा, क्योंकि आपने देखो, आपने जब जीरो इनकम थी, हाँ जब जीरो इनकम थी बेटा, तो भी तो आपने कुछ खर्चा किया था, तो उन खर्चों को भी तो आप कंपनसेट करोगे, क्रेडिट को पे करोगे ना। तो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट को पे करोगे और नए खर्चे करोगे, तो आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं बेटा इनकम से, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट फिर से इनकम बढ़ी सर, और ऑब्वियस सी बात है खर्चे, इनकम बढ़ेगी तो खर्चे तो बढ़ते ही हैं। और यहाँ पर सिनेरियो ये रहेगा बेटा कि हमारे दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जितने हमारे खर्चे हो रहे हैं उतनी हमारी क्या हो रही है बेटा, इनकम भी हो रही है। फिर से नेक्स्ट सिचुएशन ये रहेगा हमारा, नेक्स्ट सिचुएशन ये रहेगा बेटा हमारा, इनकम बढ़ेगा, बिल्कुल ध्यान सुना,
इनकम बढ़ेगा तो सर ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। सर यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएंगे बेटा इनकम से। अब सुनना रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे इनकम बढ़ तो रही थी बट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थे। रीजन हमने सर पुराना वाला जो क्रेडिट लिया था वो भी पे करना था, अल्टीमेटली खर्चे ज्यादा थे। तो इस सिचुएशन में बेटा हमारी सेविंग्स क्या हो गई, डेफिनेटली नेगेटिव में है, राइट। सर यहाँ पर हमारी सेविंग जो है वो क्या है बेटा, जीरो है, हम सेविंग नहीं कर रहे, हमारे खर्चे और इनकम दोनों क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। और यहाँ पर बेटा हमारी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में हो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हमारी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 तरह की सिचुएशन निकल कर आ रही है बेटा। पहला इनकम, सॉरी 4 तरह की, इनकम जीरो, एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ रहेगा, फिर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा बट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा रहेगा इनकम से, ठीक है। नेक्स्ट इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, दोनों इक्वल रहेंगे बेटा एक दूसरे के। नेक्स्ट इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेंगे बट सर सिचुएशन कुछ इस तरह की रहेगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएंगे, इनकम ज्यादा हो जाएगी। डोंट यू थिंक बेटा दीज ऑल आर पॉजिटिवली रिएक्टिंग? यानी कि अगर मैं बोलूं इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में रिलेशन क्या है, तो क्या रिलेशन बेटा पॉजिटिव रिलेशन हो गया। देखो इनकम बढ़ रही है तो खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं हमारे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी बोले फटाफट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो इसको लिखो फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट, इसको नोट करो जल्दी से। अच्छा चेतन बेटा हैप्पी बर्थडे। हाँ आज तुम्हारा बर्थडे मैंने सुना, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। विश कर दो नालायको। तुम्हारा भी है, ठीक है, तुमको भी हैप्पी बर्थडे। प्रशांत का भी बर्थडे है, उसको भी हैप्पी बर्थडे। कोई नहीं तुम ऐसे ही मैसेज कर दो। ठीक है, तो बेसिकली बेटा यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि कैसे एग्रीगेट डिमांड रिस्पॉन्ड करता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के हेल्प से, ठीक है। फिर हमने 4 बिहेवियर देखे बेटा, इनकम जीरो है, खर्चे कुछ ना कुछ, इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है बट डिमांड ज्यादा है खर्चों से, इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है बेटा, यहाँ पर डिमांड क्या होगा बेटा, कम है, इनकम ज्यादा है, ठीक है। चलो बेटा टेबल समझाया नहीं है भाई, टेबल अभी समझाना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको सिचुएशन बताई है, इसको याद रखना। इनकम जीरो, एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ रहेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा बट डिमांड ज्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, इनकम भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। उसके बाद फिर इनकम बढ़ी, फिर डिमांड बढ़ी, सर डिमांड यहाँ पर कम हो गया, इनकम ज्यादा हो गया क्योंकि हमने सेविंग करना शुरू कर दिया है। ये बेसिक सिचुएशंस है बेटा, ठीक है। चलो समझ आया? ठीक है फटाफट से नोट करो बेटा इसको, नोट कर लिया सभी ने? प्लीज रिपीट कर दो, नोट किया कि नहीं किया? ठीक है आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बनाऊंगा बेटा इसका टेबल, अब बनाएंगे इसकी टेबल, तो उसकी टेबल देखेगा तो लिखो फटाफट से टेबल नंबर 1। मैंने आपको बेसिक सिचुएशन बता दी बेटा, एडी शेड्यूल, ठीक है बेटा। एडी शेड्यूल क्या शो कर रहा है बेटा, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। ये जो टेबल हम बनाएंगे बेटा ये क्या शो करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड, और आप प्लीज ध्यान से सुना करो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इनकम और यहाँ पर लेंगे एग्रीगेट डिमांड। बेसिकली यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C+I होता है बेटा, इसको बताऊंगा आपको, वेट फॉर द टॉपिक, ठीक है। अभी नहीं बता सकता बेटा क्योंकि अभी आपको सी और आई के बारे में उतनी डिटेल नहीं पता, बट अभी मान लो एडी का फॉर्मूला बेसिकली C+I होता है यहाँ पे, ठीक है। इनकम हमारी जीरो है, यानी कि स्टार्टिंग में खर्चे इनकम हमारी जीरो है तो बेटा खर्चे कुछ ना कुछ रहेंगे तो 30। इनकम बेटा हमारी कितनी हो गई 20, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है बेटा 35। ये फिर बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड 40, सर ये फिर बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड 45, ये सर फिर इंक्रीज हो गया, एग्रीगेट डिमांड हमारी 50 हो गई, सर ये फिर से बढ़ गया 100, एग्रीगेट डिमांड हमारी 55 हो गई। अब सुनना, जो मैंने अभी आपको सिचुएशन समझाई थी
उसको देखते हैं। देखो ये दिस इज द फर्स्ट लेवल, यहाँ पर इनकम 0 है, एग्रीगेट डिमांड हमारी 30 है। बोला था ना समथिंग कुछ ना कुछ रहेगा। ये वाला सिचुएशन देखो, इनकम बढ़ा, हाँ जी इनकम बढ़ा, तो क्या एडी भी बढ़ा है? बिल्कुल सर। बट सिचुएशन क्या, एडी ज्यादा है इनकम से, एडी इज ग्रेटर देन इनकम। बिल्कुल ध्यान सुनना, और हो सके तो बनाते रहना साथ के साथ। ये सिचुएशन है। फिर ये वाली सिचुएशन देखो, सर इनकम बढ़ी, बिल्कुल इनकम बढ़ी, क्या एडी बढ़ा? हाँ जी सर एडी भी बढ़ा। बट क्या सर यहाँ पर दोनों बराबर हो गए एक दूसरे के? रटना मत मारना, नालायक उसको समझना। इनकम बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ा, हाँ जी। तो क्या यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम हो गए इनकम से, इनकम ज्यादा हो गई है? कितने सिचुएशंस हो गए बेटा यहाँ पे? हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्या वही है जो अभी हमने थोड़ी देर में पहले समझा था कि इनकम जब जीरो, डिमांड कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रहा है, बट डिमांड ज्यादा है इनकम से सेकंड स्टेज पे। फिर थर्ड स्टेज पे इनकम भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट केस में इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, बट यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी, इनकम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम सेविंग करना शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है, क्या यही बिहेवियर रहता है ह्यूमंस का? जल्दी करो फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही बात है, यू कैन से दिस, आप ये कह सकते हो। समझ में आया बच्चे? लिखो, फिर इसको डिक्टेट करवाऊंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। पहले बता दो क्लियर हुआ ये? नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन। याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व बनाते थे, टेबल बनाते थे, फिर एक्सप्लेन करते थे, वही सिनेरियो रहेगा बेटा यहाँ पे। इसमें कर्व भी आने वाले हैं आप, ठीक है? अभी कर्व बनवाऊंगा आपके लिए, पहले फटाफट से इसको नोट करो। हो गया? चलो इसका एक्सप्लेनेशन लिखो फटाफट से, और प्लीज स्पीड में लिखना, मैं बार बार नोट नहीं करूंगा, ठीक है? स्पीड में लिखना। चलो पहला पॉइंट लिखो, there is always there is always अरे बच्चों टाइम पे आया करो यार। there is always some minimum level there is always some minimum level of expenditure। बेटा इस चैप्टर की 6, 7, 8 इन तीनों चैप्टर की जब जब क्लासेस होंगी, इनकी रिकॉर्डिंग भी ले लेना मेरे से, ठीक है? रीजन ये है, आप इसका जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो लिखो, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी, इवन व्हेन, इन द इकोनॉमी, इवन व्हेन, इवन व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो, इनकम इज इक्वल टू जीरो। ये पहली लाइन को डिफाइन कर रहा है बेटा, कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ मिनिमम एक्सपेंडिचर हमेशा रहेंगे, भले हमारी इनकम क्या रहे बेटा, जीरो रहे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में डिफाइन किया। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडी इक्वल टू 30 एंड वाई इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा आप एडी इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट डन, पहला पॉइंट हुआ सबका। इकोनॉमी इवन व्हेन इनकम इज 0, अभी कहता हूँ स्पीड में लिखो नालायको। इकोनॉमी इवन व्हेन इनकम इज 0, ब्रैकेट में लिख देना एडी इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, कम ऑन सेकंड पॉइंट लिखो बेटा। सेकंड पॉइंट लिखो, एडी इंक्रीजेस, एडी एग्रीगेट डिमांड, एडी इंक्रीजेस as income increases, as income increases। इनकम को y से डिनोट कर देना, पूरा इनकम लिखने की जरूरत नहीं है। एडी इंक्रीजेस as y increases, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। thus 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 comma ad is thus
comma AD is positively related to y, पॉजिटिवली रिलेटेड टू y। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है AD इंक्रीजेस एज y इंक्रीजेस, thus AD इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू y। डन हुआ बेटा? बेटा अगर मेरे इतने रिपीट करने के बाद भी आप नहीं लिख पा रहे ना बेटा, फिर तो लालत है। देखो इधर, यहाँ पर इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर डिमांड भी बढ़ रही है। ये कुछ बच्चे हैं ना बार बार बोलते रहते रिपीट कर दो नालायक, कितनी बार रिपीट करूं भाई, बोल बोल के गला थक गया मेरा। तो देखो दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन में है, तो यही लिखा बेटा आपने सेकंड पॉइंट। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, आफ्टर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो तीसरा पॉइंट, आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम after certain level of income, aggregate demand is become less than income, ब्रैकेट में लिख दो, AD is equal to 45, AD is equal to 45, comma y is equal to 60, y is equal to 60, 60। दिस इज इट, हो गया? समझ में आया नालायकों? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? बोलो फटाफट। ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, नीचे आएगा बेटा इनकम, और यहां पर आएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद है पढ़ा था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर का पढ़ा था ना, वो सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है बेटा। ठीक है, यहाँ पर आप, एक मैं आपको क्या कहते हैं उसको, एक ट्रिक बता रहा हूँ, कि जो इनकम है ना, इनकम, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आप जीडीपी, एक्स एक्सिस में हमेशा जीडीपी आएगा, वाई एक्सिस में कंपोनेंट चेंज होता रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम आप बनाते हो बेटा, तो नीचे एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आएगा बेटा, इनकम, जीडीपी, राइट, इनकम या जीडीपी या आउटपुट, राइट। बट जो वाई एक्सिस होगा ना, इसके कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं बस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा इनकम का, एकदम स्ट्रेट बनाना इनकम, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड C+I। जैसे बना रहा हूं प्लीज वैसे ही बनाना, जैसे बना रहा हूं प्लीज वैसे ही बनाना बेटा, ओवर स्मार्टिंग मत दिखाना अलग से। तो इसको नाम दे दो फिगर नंबर 1, इसको नाम दे दो बेटा फिगर नंबर 1।
बनाया। इसके 3 सिचुएशंस हो गए बेटा। पहली स्थिति हो गई जहां पर एडी इनकम के बराबर है। यहां देखो इनकम ज्यादा हो गई है और खर्चे कम हो गए। यहाँ पे देखो डिमांड ज्यादा है, इनकम कम है। ये तीनों सिचुएशन पढ़ी थी बेटा आपने? हाँ जी। ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको एक एजम्पशन बताऊंगा। बनाओ फटाफट से इसका डायग्राम और फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। बेटा मनी आ गई तो डिपेंड करता है क्या मनी का डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज आपने ऑब्जर्व नहीं करी? सर ये देखो डिमांड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इनकम भी एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। कितने पॉइंट लिखने हैं देखते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन कुछ कह नहीं सकता। देखो यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इनकम एकदम स्ट्रेट जा रही है और एडी भी स्ट्रेट जा रही है। ऐसे नहीं जा रहा बेटा, इसके पीछे एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है सुनिएगा। अब जरा टेबल देखो, इनकम इंक्रीज हो रही थी और एग्रीगेट डिमांड भी आपका क्या हो रहा था बेटा? इंक्रीज हो रहा था नहीं हो रहा था? इसका इंक्रीजिंग का रेट क्या था जी? कांस्टेंट। इसका भी इंक्रीजिंग का रेट क्या था जी? कांस्टेंट। देखो ना, ये 5 के रेट से चेंज हो रहा था और ये 20 के रेट से चेंज हो रहा नहीं हो रहा? टेबल में देखो जरा। तो जब कांस्टेंट रेट से कोई भी फिगर चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बनता है बेटा। ठीक है, समझ में आया? ये एजम्पशन लिख लेना साइड में ताकि आप रट्टा ना मारो, उसको समझ लो अच्छे से कि स्ट्रेट क्यों हुआ है ये। भाई क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ फटाफट से। जल्दी लिखो फिर एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ इसका। और 11 बजे टेस्ट भी है आपका नालायक को। चलिए फिगर नंबर 1 लिख लेना, नंबर लिख लेना बेटा इसका। फिगर नंबर 1। हाँ जी बोलो, डाउट है क्या बेटा? पूछो पूछो, एनी डाउट यू कैन आस्क। अजम्पशन बता दो बेटा। अजम्पशन देखो ना क्या कह रहा है। अजम्पशन अजम्पशन एक्चुअली क्या है कि इनकम, आप टेबल देखो जरा, जो भी मैंने आपको शेड्यूल बनाया था उसमें इनकम बढ़ रही है। इनकम का बढ़ने का रेट देखो जरा कितना है? 20। ये देखो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, उसका रेट कितना है बेटा बढ़ने का? 5। तो देखो ना 20-20 के रेट से बढ़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। डिमांड वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। इसलिए बेटा ये जो दोनों डायग्राम्स है कांस्टेंट रेट से बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन के हैं। ये है assumption। क्लियर हुआ? ठीक है, लिखो एक्सप्लेनेशन लिखो। इन अबव फिगर नंबर 1, पहला पॉइंट लिखना। देखो कैसे लिखना है। इन अबव फिगर नंबर 1 the behavior of aggregate demand is represented। पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखना प्लीज। पहला पॉइंट क्या रहा है? फिगर नंबर 1 क्या दर्शा रहा है बेटा, क्या दिखा रहा है? हाँ जी, ये जो फिगर नंबर 1 है ये पूरा डायग्राम क्या है बेटा? ये एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर को तो दिखा रहा है। तो पहले पॉइंट में हमने यही लिखा कि सर एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है हमारा फिगर नंबर 1। दूसरा लिखो, अ लाइन या अ स्ट्रेट लाइन y starting from 0 is representing different level of income। ये जो बेटा यहाँ से 0 से जो लाइन शुरू हो रही है इनकम की, देखो ना स्ट्रेट जा रही नहीं जा रही? तो ये जो लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई बेटा? 0 से। और ये क्या प्रेजेंट करी बेटा? डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को दर्शा रही है, दिखा रही है। तीसरा पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन AD starting from 30 is representing
is representing different level of aggregate demand. देखो ये वाली लाइन जो 30 से शुरू हो रही है बेटा एग्रीगेट डिमांड, ये किसको दिखा रहा है बेटा? एग्रीगेट डिमांड के डिफरेंट डिफरेंट लेवल को दिखा रहा है. फोर्थ पॉइंट, at point E where Y line and AD line intersect each other, where aggregate demand is equal to income. तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड और इनकम एक दूसरे को काट रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ई पर, वो पॉइंट हमें क्या बता रहा है बेटा? यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और इनकम एक दूसरे के बराबर है. ठीक है, इसको एक तरह से इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम. ठीक है, लिखा नलायको. एक्सप्लेनेशन बहुत आसान होता है डायग्राम्स का, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन की आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा हुआ है. बोलो बेटा, लिखा आप लोगों ने? एक्सप्लेनेशन आप खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखो. इसमें कुछ लिखा नहीं बेटा हमने. इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? फिगर नंबर 1. सर क्या दिखा रहा है फिगर नंबर 1? सर ये बता रहा है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइट? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑब्वियसली किसके साथ? इनकम के साथ. दूसरा कह रहा है सर जो वाई लाइन है ना, वाई जो 0 से स्टार्ट हो रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को. हाँ, फिर कह रहा है सर एडी लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, कहां से शुरू हो रहा है बेटा? 30 से. ये किसको डिफाइन कर रहा है बेटा? एग्रीगेट डिमांड के अलग अलग लेवल को, विभिन्न स्तर को दर्शा रहा है. नेक्स्ट कहता है सर ये जो लाइन है हमारी एडी और वाई, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पे, देखो ना यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं बेटा. यहाँ पर बेटा हमारा एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? इक्विवेलेंट है, या फिर यू कैन से देयर इज इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द इकोनॉमी. आप कह सकते हो बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट. हालांकि इक्विलिब्रियम का चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा आपको मैं. हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है, समझ में आया बेटा? नहीं बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाना है मुझे. पहले मुझे बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा. एनीवन, एक सिंगल स्टूडेंट को भी डाउट है तो पूछो प्लीज. यार ये बच्चे पूरे कनेक्ट नहीं हो रहे बेटा. सचिन कनेक्टेड है, सचिन और चैतन्य. गौरव, सर लास्ट वाली लाइन रीड कर दो और समझ आ गया भैया, बस इंडिपेंडेंट वाला नहीं आया. नो डाउट. ठीक है बेटा. गौरव है आपके साथ? प्रशांत? ठीक है, ओके डन. बता दिया करो बेटा मेरे को. अच्छा सुनो ध्यान से, लास्ट वाली लाइन बेटा लिखो. लास्ट वाली लाइन क्या है? उसमें लिखा हुआ है एट पॉइंट ई व्हेन वाई लाइन एंड एडी लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो वेयर लिख लो एडी इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम के बराबर है. और जो बच्चा अजम्पशन पूछ रहा है उसकी मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, कितनी बार बता चुका हूँ. शेड्यूल देख बेटा, इनकम इंक्रीज हो रही है किस रेट से? कांस्टेंट रेट से, 20 के रेट से. एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? कांस्टेंट रेट से. बस यही अजम्पशन है नालायक, एक ही चीज को 10 बार पूछे जा रहे हो. हाँ जी क्लियर हुआ बेटा? इंडिपेंडेंट वाला ना आपको 11th क्लास में पढ़ा रखा था बहुत अच्छे से, डिमांड वाले चैप्टर में. शायद आप भूल गए. याद है? प्राइस, डिमांड. प्राइस आता था बेटा वाई एक्सेस पे, डिमांड आता था एक्स एक्सेस पे. रीजन बिंग प्राइस इज ए इंडिपेंडेंट फैक्टर, डिमांड इज ए डिपेंडेंट फैक्टर. याद है ना? बट यहाँ पर वो चीजें अप्लाई नहीं होती बेटा. यहाँ पर आपकी सिचुएशन रहती है कि जो एक्स एक्सेस है वहां पे हमेशा जीडीपी आएगा, वाई एक्सेस में कंपोनेंट्स को चेंज करते रहो. बेटा मनी कैसे आएगा? मनी का डायग्राम भी तो बनना चाहिए. मनी का डायग्राम कैसे बनाएगा तू? मनी आ गई मान लो, बट मनी का डायग्राम किससे कोरिलेट करेगा ये भी तो बता. क्या मनी वाले चैप्टर में मैंने आपसे कोई डायग्राम बनवाया? नहीं ना, तो फिर चलिए. किसी को डाउट? मीनाक्षी बेटा हो गया क्लियर तुम्हारा? डाउट क्लियर हो गया? और किसने पूछा था? हर्ष का हो गया. अभिषेक मौर्य, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा. तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड
उसका बिहेवियर। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था बेटा, और आज हमने डिस्कस कर लिया है कि सर हमारा एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर कैसा रहता है। हालांकि बेटा दीज आर नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट दीज आर कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है बेटा एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पूछेगा, राइट। बट एग्रीगेट डिमांड आपको अगर ये बिहेवियर समझ में नहीं आना, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी पे निर्धारित है, डिपेंड है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है बेटा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट बेटरली क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया बेटा, एग्रीगेट डिमांड, उसका मतलब और उसका बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसको आज डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, सिर्फ इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आपसे कुछ चीजें, कुछ बातें करेंगे। आज तुम्हारे से कुछ बातें करूंगा। क्या कह रहे हो सर, कितनी बातें करोगे? आपके साथ कुछ डिस्कशन चलेगा बेटा, और आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, आंसर देना मुझे, ठीक है। चलो, बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कितने बच्चों को पता है इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं? हाँ जी, इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं बताओ फटाफट। कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। 3 वाला बच्चा बताए, 4 वाला बच्चा बताए। बताओ आंसर भी तो साथ के साथ। 3। अच्छा, 3 3 3, ओके। इकोनॉमी के बेटा हमारे होते हैं 4 सेक्टर। हाउस होल्ड पढ़ा रखा था, चैप्टर नंबर 1 याद करो। गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद आया कुछ? ठीक है। तो सर इकोनॉमी के बेसिकली 4 सेक्टर हैं। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, सॉरी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनना। हमारी इकोनॉमी ना, अच्छा एक काम करो, इसको मिटाई देता हूँ। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं और इकोनॉमिक के कितने सेक्टर होते हैं। सब पढ़ा हुआ है, नालायक फिर भी भूल जाता हूँ। सुनो उधर ध्यान से, कॉन्सेप्ट सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फिर कंफ्यूज होने वाले हो। कितने टाइप्स हैं बताइए बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक? नाम बताओ। कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। 4 वाले बताना बेटा। चेतन बर्थडे है तो इसमें तो डांटोगे नहीं ना लाइक। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एनजीओ। अगर गधे कंज्यूमर थे ये, तो भाई मिक्स हो गया सारा। 4 ही हैं, नाम बताओ बेटा। इकोनॉमी के 4 सेक्टर हैं तो नाम बताओ। MECPE, ये क्या है भाई? अच्छा, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, ये कहना चाहते हो क्या? टाइप्स बेटा, मैंने टाइप्स पूछा, आप सेक्टर बता रहे हो। हाँ ठीक है। मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखो बेटा, अब सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बेटा। वो जो आपने बचपन में पढ़ा था ना, टाइप्स 4 तरह के होते हैं, उन्हें भूल जाओ। वो वहीं पे ठीक है, वो सेंटर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रिगार्डिंग यूज होते थे। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 तरह की इकोनॉमी। पहला पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी। बेटा बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, तो जो बच्चा रट्टा मार के बैठा हुआ है ना, वो थोड़ा भूल जाए चीजों को। हाँ, अभी भाई साहब अलग ही बोल रहे हैं, रियल
मोमेंट, ये क्या होता है भाई, सिग्निफिकेंस, चुप ना लाइक। देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में दो तरह के टाइप्स आते हैं बेटा, एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, वैसे नैना का आंसर ठीक था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। चला मुझे ना इसका आंसर बताओ बेटा, आप इससे पूछूंगा ओपन इकोनॉमी क्या होती है और क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। कम ऑन, आंसर दो अगर सुना है कभी तो, अदरवाइज मैं बताऊंगा बेटा आपको। बेटा वो इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमी नहीं होता बेटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमी पूछ रहा हूँ बेटा मैं, पॉजिटिव इकोनॉमी नहीं होती, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। हाँ जी, किसी को पता है ओपन और क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? मैं बताता हूँ, देखो ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है सर जहां पर फ्री, जहां पर फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अभी आप घूम फिर के वहीं आओगे बेटा, देखो तो अगर मैं यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमी के फर्दर डिवाइडिंग हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर आपका हाउस होल्ड आएगा, यहाँ पर आपका गवर्नमेंट सेक्टर आएगा, यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर आएगा, और यहाँ पर आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा। यह है ओपन इकोनॉमी, और दिस इज अ क्लोज इकोनॉमी। यहाँ पर सिर्फ तीन सेक्टर आएंगे बेटा, हाउस होल्ड, बेटा इसलिए कहता हूँ 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे ना, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी का मतलब सर जहां पर रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड होता है, आप आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं होगा। और ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो वर्ल्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इन्वॉल्व रहेगा। अल्टीमेटली बेटा एक बच्चे का आंसर ठीक था, इकोनॉमी के टाइप्स में उसने वही चार टाइप बताए थे सर, चार तरह की इकोनॉमी होती है, ठीक है। बट यहाँ पर बेसिकली वो भी दो पार्ट्स में डिस्क्राइब हो जाती है बेटा, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी की बात करूं तो चार सेक्टर जो आपने नाम बताए थे, ठीक है। और क्लोज इकोनॉमी बेटा तीन ही होते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी का सेगमेंट ही होता है बेटा कि सर क्लोज इकोनॉमी कभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक से कनेक्टेड नहीं होगी। क्लियर हुआ? हाँ जी बोलो फटाफट। बेटा ये बेसिक बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। चलो नोट करो उसको फटाफट। भाई साहब मैं आपको एक वर्ड और क्लियर कर दूं, इन दोनों में धरती आसमान का फर्क है। मैंने आपको शायद 11th क्लास में ही बताया था, काफी डिटेल में बताया था, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में फर्क है। इसके टाइप होते थे चार तरह की, माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। सब भूल जाते हैं नालायक। इसके बेसिकली तीन तरह के टाइप्स पढ़े थे आपने 11th क्लास में, जहां पर आपने पढ़ा था बेटा मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और क्या पढ़ा था, मिक्स इकोनॉमी, राइट। तो उसी संदर्भ में, बट यहाँ पर अगर मैं मैक्रो में इसको सिचुएशन को डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर इसके सेक्टर्स की बात होगी बेटा, जो कि चार तरह के होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड करता है इकोनॉमी कौन सी है, ओपन इकोनॉमी है या क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहेगा। ओपन इकोनॉमी होगी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा। समझ आ गया होगा, आई होप सो। कि दोनों डिफरेंस है बेटा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग हैं भाई। किसी को कोई डाउट तो पूछो, हालांकि आज इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डाउट के लिए हाउस ओपन है, पूछो फटाफट से।